वेलकम गाइस टू योर ओन यूट्यूब चैनल स्कूल ऑनलाइन। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी की एक फंडामेंटल थ्योरी के बारे में और उस थ्योरी का नाम है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी यानी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। तो आइए जानते हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में। फ्रेंड्स, ये जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है ये एक भू आकृति विज्ञान का सिद्धांत है। भू आकृति विज्ञान का अर्थ है भूगोल की ऐसी शाखा जिसमें भू आकृतियों यानी पृथ्वी पर स्थित जो भी आकृतियां हैं, जो भी स्थल रूप हैं, उनकी संरचना, उनका अध्ययन किया जाता है, वह कहलाता है भू आकृति विज्ञान। और महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत भू आकृति विज्ञान से संबंधित है। ये एक भू आकृतिक सिद्धांत है, लेकिन इस भू आकृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसी भूगर्भ शास्त्री ने या फिर किसी भू आकृतिक वैज्ञानिक ने नहीं किया, बल्कि इसका प्रतिपादन किया एक जलवायु शास्त्री ने, और उनका नाम था अल्फ्रेड वेगनर। अब अल्फ्रेड वेगनर जो कि एक जलवायु शास्त्री थे, ना कि कोई भू आकृतिक वैज्ञानिक या कोई भूगर्भ शास्त्री, तो उन्होंने इस भू आकृति विज्ञान के इस फंडामेंटल, इस आधारभूत सिद्धांत का प्रतिपादन कैसे कर दिया जिसके आधार पर आज भी समस्त स्थल रूपों की व्याख्या की जाती है, पृथ्वी के इतिहास की व्याख्या की जाती है, महाद्वीपों के इतिहास की व्याख्या की जाती है। तो आखिर वैगनर को ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी? तो फ्रेंड्स, वैगनर के समय में सबसे महत्वपूर्ण समस्या थी वैगनर के सामने जलवायु परिवर्तन। क्योंकि एक जलवायु शास्त्री थे, इसलिए इनके सामने समस्या थी जलवायु परिवर्तन की। इन्होंने देखा कि अलग अलग महाद्वीपों में हिमानीकरण के साक्ष्य मिले हैं। हिमानीकरण यानी बर्फ़ गिरना, बर्फ़ की चादर का फैल जाना। तो अलग अलग जो महाद्वीप हैं उनमें हिमानीकरण के साक्ष्य मिले हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि हमें पता है, ये है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा के सहारे उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, जबकि ध्रुवों के सहारे उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, इनके सहारे ध्रुवीय जलवायु पाई जाती है। अब हिमानीकरण कहाँ होगा? जहाँ जलवायु ठंडी होगी, अर्थात ध्रुवीय जलवायु प्रदेशों में हिमानीकरण के साक्ष्य मिलेंगे। लेकिन वैगनर ने पाया कि लगभग हर महाद्वीप में, जितने भी महाद्वीप हैं, सब में हिमानीकरण के साक्ष्य मिले हैं। तो वैगनर ने पाया कि ब्राज़ील, जो कि दक्षिणी अमेरिका में है, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर भी हिमानीकरण के साक्ष्य मिले हैं। लेकिन ये सब तो क्या हैं? ये सब विषुवत रेखा के पास स्थित हैं, यानी यहाँ तो उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जानी चाहिए थी। यानी अगर हम वर्तमान रूप को देखें इनके, तो ये उष्णकटिबंधीय जलवायु में स्थित हैं। ये समस्त, जैसे ब्राज़ील हुआ, दक्षिण अफ्रीका हुआ, प्रायद्वीपीय भारत हुआ, ऑस्ट्रेलिया, ये सब विषुवत रेखा के आसपास स्थित है। तो यहाँ पर तो हिमानीकरण की संभावना ही नहीं होनी चाहिए। तो वैगनर ने इनके कारणों का पता लगाने का प्रयास किया। उन्होंने विभिन्न स्थानों की यात्राएं की और यात्राओं के द्वारा उन्होंने प्रमाण जुटाए और यह निष्कर्ष निकाला कि एक ही स्थल खंड अलग अलग समय में अलग अलग जलवायु के अधीन था। यानी जैसे अफ्रीका है, अफ्रीका वर्तमान में उष्णकटिबंधीय जलवायु में स्थित है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा ही उष्णकटिबंधीय जलवायु में स्थित रहा हो। अब ये हो कैसे सकता है? या तो जलवायु कटिबंध स्थानांतरित हुए हों या फिर ये महाद्वीप स्थानांतरित हुए हों। तो वैगनर ने कहा कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि जलवायु कटिबंध स्थानांतरित हो, क्योंकि सूर्य की गति, पृथ्वी की गति तो वही है। इसलिए क्या हुआ होगा, ज़रूर ही ये जो महाद्वीप हैं, स्थल खंड हैं, ये स्थिर नहीं रहे होंगे, ये क्या होंगे, ये गतिशील रहे होंगे। ये निष्कर्ष निकाला वैगनर ने। और उन्होंने कहा कि ये जो समस्त स्थल खंड थे, ये समस्त स्थल खंड प्राचीन काल में जुड़े हुए थे। प्राचीन काल कौन सा? कार्बोनिफेरस युग में। कार्बोनिफेरस युग में समस्त स्थलखंड आपस में जुड़े हुए थे
और ये जो अलग अलग महाद्वीप आज दिखाई देते हैं, इनका अस्तित्व नहीं था, बल्कि एक ही महाद्वीप था जिसको नाम दिया उन्होंने पैंजिया। और इसके चारों ओर एक ही महासागर था जिसका नाम था पैंथालासा। यानी एक ही तो महाद्वीप था और एक ही महासागर था, पैंजिया और पैंथालासा। अब फ्रेंड्स, ये जो पैंजिया है, इसकी आंतरिक संरचना में 3 परतें पाई जाती थी। ऊपरी स्तर, जिसे सियाल कहा जाता था, मध्यवर्ती स्तर जिसे सीमा कहा जाता था, और केंद्रीय भाग या केंद्रीय स्तर जिसे निफे कहा जाता था। तो इस प्रकार से ये जो पैंजिया महाद्वीप था, इसकी संरचना 3 परतों से मिलकर बनी थी, सियाल, सीमा और निफे। अब वैगनर ने कहा कि ये जो सियाल है, सियाल यानी ऊपरी परत, ये ऊपरी परत तैर रही है मध्यवर्ती परत यानी सीमा के ऊपर। जो सियाल है, इसका घनत्व कम है और मध्यवर्ती परत जो सीमा है, इसका घनत्व अपेक्षाकृत अधिक है। और ये जो सीमा है, ये ठोस रूप में नहीं है, ये एक तरीके से हम कह सकते हैं पेस्ट के रूप में, यानी पूरी तरह से लिक्विड भी नहीं, लेकिन जैसे टूथपेस्ट होता है वैसे उस प्रकार से ये जो सीमा है वो है। तो ये जो सियाल है, ये सीमा के ऊपर तैर रहा है, निर्बाध रूप से तैर रहा है। अब ये तैरेगा कैसे? ये तो हुआ सीमा और ये हुआ सियाल। तो ये सियाल तैर रहा है सीमा के ऊपर, यानी ये सीमा और ये सियाल। तो इस प्रकार से ये इसके ऊपर तैर रहा है। अब तैरने का मतलब है ये गति कर रहा है। तैरने का मतलब वो तैरना नहीं है, वैगनर का अर्थ था कि ये गति कर रहा है। और गति भी कैसे? 1 वर्ष में लगभग 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर, इतनी कम गति से। लेकिन ये क्या कर रहा है? सियाल सीमा के ऊपर गति कर रहा है। वैगनर ने बताया कि ये जो पैंजिया है, पैंजिया में भी 2 भाग थे। पैंजिया का उत्तरी भाग क्या कहलाता था? लॉरेशिया। जबकि दक्षिणी भाग कहलाता था गोंडवाना लैंड। उत्तरी भाग लॉरेशिया और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड। अब वैगनर ने बताया कि ये जो पैंजिया महाद्वीप था, इस पैंजिया महाद्वीप का क्या हुआ? इसका विखंडन हुआ। विखंडन यानी कि ये टुकड़ों में टूट गया, यानी लॉरेशिया अलग हो गया, गोंडवाना लैंड अलग हो गया। और इनके मध्य का जो भाग है, अब चारों ओर पैंथालासा था, अब ये दोनों अलग हो गए तो स्वाभाविक सी बात है कि बीच में पानी भर जाएगा। पानी भर गया तो इस भाग को क्या कहा गया? टेथिस सागर। अब ये जो पैंजिया का विखंडन हुआ, पैंजिया के विखंडन के बाद 2 भाग बन गए, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड। अब लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड ये अपनी जगह पर स्थिर नहीं रहे। इनमें क्या हुई? गति हुई, प्रवाह हुआ, 2 दिशाओं में प्रवाह हुआ। पहला उत्तर की ओर, दूसरा पश्चिम की ओर। 2 दिशाओं में प्रवाह हुआ लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड का। अब उत्तर और पश्चिम में ही प्रवाह क्यों हुआ? वैगनर ने बताया कि उत्तर की ओर प्रवाह का कारण तो था गुरुत्व बल, यानी पृथ्वी जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति लगा रही है, गुरुत्व बल लगा रही है, एक तो वो कारण था उत्तर की ओर गति का। दूसरा था प्लवनशीलता बल। इन 2 बलों के कारण ये जो महाद्वीप थे लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड, ये उत्तर की ओर प्रवाहित हुए। जबकि पश्चिम की ओर प्रवाहित होने का कारण था चंद्रमा का ज्वारीय बल। चंद्रमा का ज्वारीय बल क्या है? ज्वारीय बल उसे कहते हैं जो चंद्रमा द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया आकर्षण बल। यानी जैसे पृथ्वी आकर्षण बल लगाती है, पृथ्वी गुरुत्व बल लगाती है, वैसे ही चंद्रमा का भी गुरुत्व बल होता है, उसका भी आकर्षण बल होता है, जिसके कारण क्या ज्वार भाटा आते हैं, है ना। तो इस बल को क्या कहा जाता है? इस बल को ज्वारीय बल कहा जाता है।
तो इस ज्वारीय बल के कारण वैगनर ने बताया कि ये जो महाद्वीप थे ये पश्चिम की ओर प्रवाहित हुए। वैगनर ने बताया कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। अब ज्वारीय बल जो कि चंद्रमा द्वारा लगाया जाता है, तो चंद्रमा अपने ज्वारीय बल के कारण शक्ति लगाता है। शक्ति लगाता है तो जैसे हम एग्जाम्पल लें कि हम एक गाड़ी में बैठे हैं, कार में बैठे हैं, ठीक है, अचानक से कार चल पड़ती है तो गाड़ी तो आगे निकल जाती है, लेकिन हम क्या है, हम पीछे की ओर झुक जाते हैं। इसी प्रकार से पृथ्वी जब गति करती है पश्चिम से पूर्व की ओर, तो पृथ्वी तो आगे निकल जाती है, जबकि ये जो महाद्वीप है, ये लॉरेशिया गोंडवाना लैंड जो कि उस समय पैंजिया ही था, ये थोड़ा पीछे छूट जाता है। अब पीछे छूट जाता है तो चंद्रमा जो है वो अपना ज्वारीय बल लगाता है और उस ज्वारीय बल के कारण ये जो महाद्वीप है ये पश्चिम की ओर गति करते हैं। अब ये तो बता दी गति की दिशा। अब प्रवाह किस किस का हुआ। वैगनर ने बताया कि सबसे पहले लॉरेशिया का प्रवाह उत्तर की ओर हुआ, यानी ये जो लॉरेशिया है ये प्रवाहित हुआ उत्तर दिशा की ओर। लॉरेशिया का प्रवाह उत्तर की ओर हुआ और गोंडवाना लैंड का भी विखंडन हो गया, यानी लॉरेशिया तो चला गया ऊपर और ये जो गोंडवाना लैंड है ये क्या हो गया, विखंडित हो गया, ये भागों में बट गया। ये कौन से युग की बात है, ये बात है जुरैसिक युग की, यानी गोंडवाना लैंड का विखंडन कब होना शुरू हुआ, जुरैसिक युग में। अब जुरैसिक युग में गोंडवाना लैंड का विखंडन हुआ और उसके कारण दक्षिणी अमेरिका, मैडागास्कर, अफ्रीका के पास मैडागास्कर और प्रायद्वीपीय भारत तथा ऑस्ट्रेलिया, ये सब पहले गोंडवाना लैंड का ही भाग थे। ये जो प्रायद्वीपीय भारत है ये लॉरेशिया का भाग नहीं था जो कि ऊपर चला गया, ये हुआ लॉरेशिया, और ये जो है दक्षिण अमेरिका और मैडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, प्रायद्वीपीय भारत, ये भाग थे गोंडवाना लैंड के। तो ये टूटकर अलग हो गए गोंडवाना लैंड से, और गोंडवाना लैंड का जो सबसे अवशिष्ट भाग था, जो बाकी बचा हुआ भाग था, यानी ये सब तो अलग हो गए और जो मूल रूप से गोंडवाना लैंड था वो अवशिष्ट रूप में बचा अफ्रीका के रूप में। यानी जो अफ्रीका है वो वर्तमान में अफ्रीका गोंडवाना लैंड का सबसे बड़ा अवशेष भाग है। फिर वैगनर ने बताया कि बाद में ये जो उत्तरी अमेरिका है और दक्षिणी अमेरिका है, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप भी पश्चिम की ओर प्रवाहित हुए। उत्तरी अमेरिका तो लॉरेशिया से विखंडित होकर पश्चिम की ओर गति की, तथा दक्षिणी अमेरिका ने अफ्रीका से या गोंडवाना लैंड से अलग होकर पश्चिम की ओर गति की। पश्चिम की ओर गति का कारण था वही अभी हमने बात की, ज्वारीय बल, चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति। इसके कारण लॉरेशिया से टूटकर तो कौन गया, उत्तरी अमेरिका, और गोंडवाना लैंड से टूटकर गया दक्षिणी अमेरिका, और ये दोनों पश्चिम की ओर प्रवाहित हुए। और पश्चिम की ओर प्रवाहित होने के कारण यहाँ पे था तो पैंथालस है पूरा, और यहाँ एक महासागर का निर्माण हुआ जिसे हम कहते हैं आंध्र महासागर। यहाँ बीच में पानी भर गया और उसने एक महासागर का रूप धारण कर लिया, जिसे हम आज आंध्र महासागर के नाम से जानते हैं। इसी तरह जब यहाँ आंध्र महासागर का निर्माण हुआ, ऐसे ही जब प्रायद्वीपीय भारत अफ्रीका से टूटकर उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित हुआ, यानी प्रायद्वीपीय भारत अफ्रीका से टूटकर उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित हो रहा था, तो हिंद महासागर का निर्माण हुआ। यानी यहाँ भी बीच में पानी भर गया और कौन से महासागर का निर्माण हुआ, हिंद महासागर का। तो फ्रेंड्स, ये जो प्रायद्वीपीय भारत है, ये प्रायद्वीपीय भारत वर्तमान में हमें जिस रूप में दिखाई देता है, जिस आकार में दिखाई देता है, ये है जब विखंडन हुआ था उस समय इतना ही नहीं था, बल्कि ये एक बहुत विस्तृत, बहुत बड़ा भूभाग था जब ये यहाँ से टूटा तब। लेकिन उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होते होते जब ये यहाँ पहुँचा तो इसका कुछ भाग, इसका जो आगे वाला भाग था वो यहाँ था हिमालय पर्वत और आगे था तिब्बत का पठार। तो इनके नीचे ये जो प्रायद्वीपीय भारत है इसका कुछ भाग धंस गया, और वर्तमान में जो हम देखते हैं प्रायद्वीपीय भारत वो गोंडवाना लैंड का भाग है। लेकिन मूल रूप से यह सिर्फ इतना नहीं था,
ये एक विस्तृत भूभाग था जो कि वर्तमान में तिब्बत के पठार के नीचे और हिमालय पर्वत के नीचे चला गया है। तो अब हम देख सकते हैं कि ये जो महाद्वीप हैं, महाद्वीपों का विस्तार लगभग सभी दिशाओं में हुआ, चारों दिशाओं में हो गया। इधर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, एशिया, इधर अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यानी लगभग सभी दिशाओं में महाद्वीपों का विस्तार हो गया। अब ये जो पैंथालासा था उसका क्या हुआ, यहाँ तो बन गया आंध्र महासागर, पानी भर गया इनके बीच में, यहाँ बन गया हिंद महासागर। अब जो अवशेष, जो बाकी बचा भाग था पैंथालासा का, वो किस रूप में आया, वो आया प्रशांत महासागर के रूप में। प्रशांत महासागर के रूप में पैंथालासा का अवशिष्ट भाग बच गया। तो फ्रेंड्स, ये था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जिसकी बात की थी वैगनर ने। अब वैगनर ने यह सिद्धांत देने के साथ ही साथ वलित पर्वतों की उत्पत्ति और द्वीपीय चापों की उत्पत्ति की समस्या को भी सुलझाने का प्रयत्न किया। वैगनर ने देखा कि सभी महाद्वीपों के पूर्वी दिशा में द्वीपीय चाप स्थित है। जैसे अमेरिकी महाद्वीप उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के पूर्व में, यानी मैक्सिको की खाड़ी के पूर्व में द्वीपीय चाप स्थित है, जैसे क्यूबा, वेस्ट इंडीज़। और एशिया के पूर्व में भी द्वीपीय चाप स्थित हैं, जैसे क्यूराइल, सखाइल, जापान, फिलीपाइंस, ये सब द्वीपीय चाप स्थित हैं। अब ये समस्त द्वीपीय चाप पूर्व में ही स्थित क्यों है, पश्चिम में स्थित क्यों नहीं है, यानी समस्त महाद्वीपों के पूर्व में ही क्यों स्थित हैं ये, ऐसे कई सवाल थे जिनका उत्तर वैगनर ने अपने सिद्धांत के द्वारा दिया। अब सबसे पहले उन्होंने वलित पर्वतों की उत्पत्ति को समझाया। तो वैगनर ने बताया कि सियाल पर स्थित, हमने देखा था 3 परतें थी पेंजिया की, सियाल, सीमा, निफे। तो सियाल जो सबसे ऊपरी परत थी उस पर स्थित ये जो दोनों महाद्वीप थे, कौन कौन से, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। तो ये दोनों महाद्वीप जब पश्चिम की ओर गति कर रहे थे तो ये जो सियाल है, जो कि किसके ऊपर तैर रहा था, हमने बात की थी सीमा के ऊपर यह तैर रहा था। तो अचानक से सीमा द्वारा कुछ अवरोध उत्पन्न हुआ, कुछ अवरोध आया जिसके कारण घर्षण बल के कारण सीमा ने रुकावट पैदा की और दोनों अमेरिकी जो महाद्वीप थे, जो निर्बाध रूप से गति कर रहे थे, लेकिन अचानक से रुकावट आ गई थी। उस रुकावट के कारण ये जो महाद्वीप हैं, इनके पश्चिमी भाग मुड़कर वलित हो गए यानी मुड़ गए। और इसके कारण उत्तरी अमेरिका में तो रॉकीज और दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वतमाला की रचना हुई। ठीक है, ऐसे ही उन्होंने बताई हिमालय की उत्पत्ति कि जब अफ्रीका से टूटकर प्रायद्वीपीय भारत उत्तर की ओर प्रवाहित हो रहा था, ये जो प्रायद्वीपीय भारत था ये जब उत्तर की ओर प्रवाहित हो रहा था तो टेथिस सागर, हमने बात की थी टेथिस सागर की, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड, जब ये दोनों अलग अलग हो गए थे तो बीच के भाग में पानी भर गया था और उस सागर को क्या नाम दिया गया था, टेथिस सागर। तो इन्होंने बात की कि जब प्रायद्वीपीय भारत उत्तर की ओर प्रवाहित हो रहा था तो टेथिस सागर में सदियों से जमा अवसादी मलबा, यानी अब सागर है, सागर में आके गिरेगी नदियाँ, तो वो क्या लाएगी अपने साथ, मलबा लाएगी, अवसाद लाएगी। इसी अवसाद के कारण ये जो अवसाद था जब इससे टकराया प्रायद्वीपीय भारत, तो ये टकराने के कारण ये क्या हुआ, ये ऊपर उठ गया और ऊपर उठने के कारण ये जो मलबा था, इसी अवसादी मलबे से निर्माण हुआ हिमालय पर्वतमाला का। इस प्रकार से अपने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के द्वारा वैगनर ने हिमालय, रॉकीज, एंडीज ऐसी पर्वतमालाओं की उत्पत्ति की समस्या को सुलझाने का प्रयास किया। साथ ही अब उन्होंने द्वीपीय चापों की उत्पत्ति का सिद्धांत भी दिया कि द्वीपीय चापों की उत्पत्ति कैसे हुई। तो वैगनर ने कहा कि जब ज्वारीय शक्ति के कारण एशिया महाद्वीप जो है वो पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रहा था, हमने देखा कि चंद्रमा जो है वो ज्वारीय शक्ति लगाता है, उसके कारण महाद्वीप पश्चिम की ओर गति करते हैं। तो अगर हम डेली एग्जाम्पल लें तो जैसे माता पिता के साथ बच्चा जाता है मेले में, मेला देखने जाता है,
तो माता पिता बड़े होते हैं, उनके वो आगे निकल जाते हैं और जो बच्चे होते हैं वो पीछे छूट जाते हैं। इसी प्रकार से जब ये पश्चिम की ओर गति कर रहा था महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, तो ये तो बड़ा भूभाग था, इसमें से कुछ छोटा भूभाग, कुछ छोटे द्वीप, कुछ इसका जो अवशेष भाग है वो पीछे की ओर छूट गया। ये तो पश्चिम की ओर निकल गया, जबकि इसका कुछ भाग पीछे छूट गया। और यही जो पीछे छूटा हुआ भाग है, इसे क्या कहा जाता है? इसे द्वीपीय चाप कहा जाता है, जो कि वर्तमान में क्यूराइल, सखाइल, जापान द्वीप और फिलीपाइंस द्वीप के रूप में विद्यमान है। इसी प्रकार जब उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका ये भी पश्चिम की ओर गति कर रहे थे, हमने देखा था ज्वारीय शक्ति के कारण, तो जब ये पश्चिम की ओर गति कर रहे थे तो इनका भी कुछ भाग, इन महाद्वीपों का भी कुछ भाग पीछे छूट गया। और यही जो छूटा हुआ भाग है, यही आज क्यूबा, वेस्ट इंडीज़ आदि के रूप में विद्यमान है। इस प्रकार से वैगनर ने महाद्वीपीय चापों की, समुद्री चापों की उत्पत्ति बताई। अब ये तो हुआ वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। अब इस सिद्धांत के पक्ष में उन्हें प्रमाण भी तो जुटाने थे। अब हमने देखा कि वैगनर एक जलवायुवेता थे, एक जलवायु शास्त्री थे। अब उस समय अन्य भूगर्भ शास्त्री भी पृथ्वी की संरचना, महाद्वीपों की उत्पत्ति, महासागरों की उत्पत्ति इत्यादि समस्याओं को सुलझाने का प्रयास कर रहे थे। तो स्वाभाविक सी बात है कि एक जलवायु शास्त्री आकर इतना बड़ा अगर सिद्धांत प्रतिपादित कर देगा तो उसको प्रमाण तो चाहिए, उससे सवाल तो पूछे जाएंगे। इसलिए वैगनर महोदय ने क्या किया? वैगनर ने यात्राएं शुरू की और अपने सिद्धांत के पक्ष में प्रमाण जुटाने की कोशिश की कि भाई मैं जो बोल रहा हूँ वो झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये देखो ये प्रमाण। तो इस सिद्धांत के पक्ष में क्या क्या प्रमाण दिए वैगनर महोदय ने, हम देखते हैं। सिद्धांत के पक्ष में प्रमाण, सिद्धांत के पक्ष में प्रमाण क्या क्या दिए? सबसे पहले उन्होंने कहा कि ये जो सभी महाद्वीप हैं, सभी महाद्वीपों को जोड़कर पुनः पैंजिया का रूप दिया जा सकता है। सभी महाद्वीपों को जोड़कर वापस से पैंजिया का रूप दिया जा सकता है। यानी वैगनर ने बताया था कि पहले एक महाद्वीप था, एक ही महाद्वीप था और उसका नाम था पैंजिया। उस पैंजिया से विखंडित होकर लॉरेशिया, गोंडवाना लैंड और उनके अन्य कई भाग हुए जो कि वर्तमान में महाद्वीपों के रूप में स्थित हैं। तो जैसे एक पज़ल गेम होता है, उस पज़ल को हम अलग अलग करके वापस एक साथ जोड़ सकते हैं, उसी प्रकार से अगर समस्त महाद्वीपों को हम वापस से जोड़ें तो पैंजिया का, जो पैंजिया प्राचीन समय में स्थित था, उसका रूप हम दे सकते हैं। हालांकि कुछ अपर्दन के कारण और कुछ अन्य बाहरी शक्तियों के कारण उनका रूप थोड़ा परिवर्तित हो चुका है, लेकिन फिर भी लगभग हम पैंजिया का रूप उन्हें मोटे मोटे तौर पर दे सकते हैं। इसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे ब्राज़ील का तट है और गिनी का तट है, गिनी कोस्ट और ब्राज़ील, इनमें भूगर्भिक समानता पाई जाती है। यानी वो ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो समस्त स्थल खंड हैं ये प्राचीन समय में एक ही थे। अब इसको और इसको अगर हम जोड़ेंगे, अगर ये प्राचीन समय में एक ही रहा होगा तो यहाँ की भूगर्भिक जो है, भूगर्भिक रूप से ये क्षेत्र समान होंगे। तो वैगनर बताते हैं कि जो ब्राज़ील और गिनी है, इनमें भूगर्भिक समानता भी पाई जाती है और यहाँ के जो पर्वत क्रम हैं, गिनी के जो पर्वत हैं और जो ब्राज़ील के पर्वत क्रम हैं, उनमें भी समानता पाई जाती है। ठीक है, ये बात कहते हैं वैगनर। दूसरा वे कहते हैं कि जितना क्षेत्रफल, यहाँ मैक्सिको की खाड़ी है, जितना क्षेत्रफल इस मैक्सिको की खाड़ी का है उतना ही क्षेत्रफल ये क्यूबा, वेस्ट इंडीज़ आदि द्वीपों का सम्मिलित रूप से है। यानी ये जो द्वीपीय चाप थे, जैसे वेस्ट इंडीज़, क्यूबा, ये किसके भाग थे? ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के ही भाग थे। यानी ये यहाँ स्थित थे और ये पूरा एक ही भाग था पहले। बाद में ये पश्चिम की ओर गति हुई और ये गति का साथ नहीं दे पाए, इसलिए पीछे छूट गए। तो वैगनर कहते हैं कि अगर हम इनको जोड़ें और अगर यहाँ लगा दें सम्मिलित रूप से, तो जितना क्षेत्रफल इधर मैक्सिको की खाड़ी का है उतना ही क्षेत्रफल इनका द्वीपीय चापों का भी है। इससे ये सिद्ध होता है कि ये प्राचीन समय में आपस में जुड़े हुए थे। एक ये प्रमाण दिया उन्होंने। तीसरा, वे कहते हैं कि स्कैंडिनेविया के पर्वतक्रम, उत्तरी स्कॉटलैंड के पर्वतक्रम तथा कनाडा के लॉरेंस पर्वतक्रमों में
समानता पाई जाती है। अब स्कैंडिनेविया के पर्वत, स्कॉटलैंड के पर्वत और कनाडा का लॉरेंस पर्वत, इन पर्वतों में ये तो अलग अलग जगह स्थित है, तो इनमें समानता कैसे पाई जा सकती है? इनमें समानता पाए जाने का सिर्फ एक ही कारण हो सकता है कि ये प्राचीन काल में ये एक ही जगह, एक ही भूभाग पर स्थित थे। अगला वे प्रमाण देते हैं कि जो साइबेरिया है, साइबेरियाई क्षेत्र और कनाडा में, साइबेरिया में और कनाडा में यहाँ क्या पाए जाते हैं? यहाँ कोयले के निक्षेप पाए जाते हैं। साइबेरिया और कनाडा, यहाँ कोयले के निक्षेप पाए जाते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि कोयले का निक्षेप कहाँ होगा? कोयले का निक्षेप होगा सिर्फ विषुवत रेखा के आसपास, क्योंकि अत्यधिक गर्मी होगी, गर्मी के कारण ये जो जीव हैं ये पृथ्वी में दब जाएंगे और उनके कारण गर्मी से कई सालों में जाकर और कोयले का निर्माण होगा, जीवाश्म का निर्माण होगा। लेकिन ये तो साइबेरिया और कनाडा तो उत्तरी ध्रुव के पास स्थित है, तो यहाँ पर कोयले के निक्षेप कैसे पाए जा सकते हैं? उनका क्या कारण है? इसलिए वे बताते हैं कि प्राचीन काल में, यानी कभी ये जो आज उत्तरी ध्रुव के पास स्थित है, ये कभी विषुवत रेखा के पास स्थित थे। इस प्रकार से वो अपने सिद्धांत को प्रमाणित करते हैं। अगला वे कहते हैं कि ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर क्या हमने पहले भी बात की थी, क्या पाया जाता है? यहाँ हिमानीकरण के साक्ष्य मिले हैं, यानी यहाँ किसी समय में बर्फबारी हुई थी, बर्फ़ की चादरें पाई जाती थी, इसके साक्ष्य मिले हैं। लेकिन ये तो क्या है? ये तो विषुवत रेखा के पास स्थित है। विषुवत रेखा के पास यानी उष्णकटिबंध में स्थित है, तो यहाँ तो बर्फ़ आने का, बर्फ़ पड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए वे कहते हैं कि किसी समय में यह संभव है कि प्राचीन काल में ये एक साथ ही रहे हों और जो दक्षिणी ध्रुव है वर्तमान में, वह दक्षिणी ध्रुव पहले डरबन के पास रहा हो, यानी ये जो डरबन है, ये डरबन दक्षिणी ध्रुव पर रहा हो, और अगर ये दक्षिणी ध्रुव पर हुआ और ये सब एक साथ सम्मिलित रूप से हुए, तो यानी ये क्या है? ये ध्रुवीय जलवायु के अंतर्गत आते थे और इसी कारण यहाँ हिमानीकरण के साक्ष्य मिले हैं। ये बात कहते हैं वैगनर। तो एक बार हम सारे प्रमाण लिख लेते हैं ताकि याद करने में इजी रहेगा। तो पहला प्रमाण तो था कि सभी महाद्वीपों को जोड़कर पुनः पैंजिया का रूप दिया जा सकता है। जैसे याद करने के हिसाब से हम देख सकते हैं एज अ पजल। ओके। सेकंड, उन्होंने कहा कि जितना क्षेत्रफल मैक्सिको की खाड़ी का है, उतना ही क्षेत्रफल किसका है? उतना ही क्षेत्रफल पूर्व में स्थित द्वीपों का है। पूर्व में स्थित द्वीप, ठीक है, यानी इनको हम वापस जोड़ सकते हैं और इससे सिद्ध होता है कि प्राचीन समय में ये एक साथ ही थे। तीसरा, वे कहते हैं कि स्कैंडिनेविया के पर्वतक्रम, स्कैंडिनेविया के पर्वतक्रम और स्कॉटलैंड के पर्वतक्रम और कनाडा का लॉरेंस पर्वत, इनमें क्या है? इनमें समानता पाई जाती है। चौथा, उन्होंने प्रमाण दिया कि साइबेरिया और कनाडा, साइबेरिया और कनाडा में क्या पाए जाते हैं? कोयले के निक्षेप। जबकि ये तो संभव है, ये तो तभी संभव है जब ये कहाँ रहे हों? प्राचीन समय में विषुवत रेखा के पास। अगर ये विषुवत रेखा के पास रहे हों तभी इनमें कोयले का निक्षेप, कोयले के भंडार संभव हो सकते हैं, क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्रों में तो हम जानते हैं कोयले के निक्षेप पाए ही नहीं जा सकते। पांचवा, वे बताते हैं कि ब्राज़ील, दक्षिणी अफ्रीका और प्रायद्वीपीय भारत तथा ऑस्ट्रेलिया में किसके साक्ष्य मिले हैं? हिमानीकरण के। इनमें हिमानीकरण के साक्ष्य मिले हैं, यानी बर्फबारी हुई थी। लेकिन ये तो क्या है? ये तो विषुवत रेखा के आसपास स्थित है, यानी
ये संभव है कि प्राचीन काल में ये सम्मिलित रूप से एक जगह रहे हों और दक्षिणी ध्रुव जो है वो डरबन यानी दक्षिणी अफ्रीका के दक्षिणी भाग दक्षिणी बिंदु पर स्थित रहा हो दक्षिणी ध्रुव, और यहाँ किसी समय में बर्फबारी हुई हो। अब फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि वैगनर एक जलवायुवेता थे। जलवायुवेता होने के बावजूद भी उन्होंने भू आकृति विज्ञान का इतना बड़ा सिद्धांत प्रतिपादित कर दिया था, तो जाहिर सी बात है कि लोग सवाल तो उठाएंगे, प्रश्न पूछेंगे। इसलिए इनकी कड़े शब्दों में कई आलोचनाएं भी हुई। हालांकि ये जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है इसका भूगोल में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और इससे ऊपर महाद्वीपों की व्याख्या करने वाला कोई सिद्धांत अभी तक प्रतिपादित नहीं हो सका है, लेकिन फिर भी आलोचना उसी की होती है जो बड़ा काम करता है। इसीलिए वैगनर के महाद्वीपीय सिद्धांत की भी कुछ आलोचनाएँ हुई। तो आइए देख लेते हैं वो क्या है। सिद्धांत की आलोचना। सबसे पहला तो ये कहा गया कि महाद्वीपों के प्रवाह के लिए जिन बलों को उत्तरदायी बताया गया था वे क्या थे? वे अपर्याप्त थे। महाद्वीपों के प्रवाह के लिए जिन बलों को उत्तरदायी बताया वे अपर्याप्त थे। अब किन किन बलों को उत्तरदायी बताया था? एक तो ज्वारीय बल को, चंद्रमा के ज्वारीय बल को और पृथ्वी के गुरुत्व बल को। तो आलोचकों ने ये कहा कि ये जो ज्वारीय बल है, पृथ्वी अपनी कक्ष पर घूम रही है पश्चिम से पूर्व की ओर, जबकि ये जो ज्वारीय बल है चंद्रमा का, जैसा कि वैगनर ने कहा, ये आकर्षण शक्ति लगा रहा है जिसके कारण महाद्वीप पश्चिम की ओर स्थानांतरित हुए। लेकिन वैगनर जो आलोचक हैं वैगनर के, वे कहते हैं कि अगर ऐसा होता तो पृथ्वी की परिक्रमण गति कब की रुक चुकी होती। अगर इतना ही बल चंद्रमा लगाता पृथ्वी के ऊपर, इतना ही आकर्षण बल लगाता, तो कब की अवरुद्ध हो चुकी होती पृथ्वी की शक्ति। वे कहते हैं कि अगर चंद्रमा को अपनी ज्वारीय बल लगाना है और उसके कारण अगर महाद्वीप विस्थापित हों, तो वर्तमान में जितना वो लगा रहा है उससे 9 अरब गुना अधिक बल लगाना पड़ेगा चंद्रमा को पृथ्वी की गति को बाधित करने के लिए, जबकि ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए इस आधार पर इनकी आलोचना की गई। दूसरा ये कहा गया कि वैगनर ने बताया कि उत्तर की ओर गति का कारण क्या है? पृथ्वी का गुरुत्व बल है। लेकिन आलोचकों ने कहा कि गुरुत्व बल तो एक आकर्षण बल है, ये जोड़ने का काम करता है, ना कि विखंडित करने का। इस आधार पर भी इसका कोई उत्तर नहीं दे पाए वैगनर, और इस आधार पर भी उनकी आलोचना हुई। दूसरा, वैगनर कहते तो हैं कि पैंजिया का विखंडन हुआ है, लेकिन उस विखंडन का कारण क्या था वो बताने में वैगनर असमर्थ हुए। भैया आपने कहा कि पैंजिया का विखंडन हुआ, ठीक साहब मान लिया विखंडन हुआ, लेकिन वो विखंडन हुआ क्यों, उसका कारण भी तो बताइए। वैगनर महोदय चुप, वो नहीं बता पाए इसका कारण। इस आधार पर भी वैगनर की आलोचना की गई। तीसरा, उन्होंने तो 2 ही प्रकार की गति बताई थी। कौन कौन सी? एक तो उत्तर की ओर गुरुत्व बल और प्लवनशीलता बल के कारण, दूसरी पश्चिम की ओर ज्वारीय बल के कारण, चंद्रमा के ज्वारीय बल के कारण। अब ये जो भारत है, ये भारत और ऑस्ट्रेलिया, ये तो उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित हुए थे, तो इसका क्या कारण था? उन्होंने तो 2 ही गति बताई, या तो उत्तर की ओर या पश्चिम की ओर, लेकिन भारत और ऑस्ट्रेलिया तो उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित हुए, तो इसका कारण तो बताओ। तो इसका कारण भी वे नहीं बता पाए। चौथा, उन्होंने परस्पर विरोधी बातें कह डाली। विरोधी बातें कैसे? पहले तो उन्होंने कहा था कि सियाल जो है वो सीमा पर निर्बाध रूप से तैर रहा है। ये सीमा है और ये सियाल है, ये निर्बाध रूप से इसके ऊपर तैर रहा है। लेकिन जब उन्होंने पर्वतों की उत्पत्ति की बात कही तो उन्होंने क्या कहा कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका जब पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रहे थे तो सियाल द्वारा सीमा पर अवरोध उत्पन्न हुआ और उसके कारण इन महाद्वीपों का पश्चिमी भाग वलित हो गया, मुड़ गया और रॉकीज और एंडीज पर्वतमाला की स्थापना हुई। तो अब आलोचकों ने ये सवाल उठाया कि पहले तो ये निर्बाध रूप से तैर रहा था, लेकिन अचानक से ये रुकावट कहाँ से आ गई, इसका जवाब तो दो। फिर वैगनर महोदय चुप। इस आधार पर भी उनकी आलोचना की गई कि उन्होंने परस्पर विरोधी बातें कही। पांचवा,
मध्य अटलांटिक कटक की स्थिति। जो उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है और यूरोप और अफ्रीका, इनके बीच में ये जो आंध्र महासागर स्थित है उसमें महाद्वीपीय कटक पाया जाता है, महासागरीय कटक पाया जाता है। अब वे इस कटक की स्थिति बताने में भी असमर्थ रहे, यानी कि अगर ये कटक पहले से विद्यमान था तो ये जो उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका है ये पश्चिम की ओर प्रवाहित हुए, तो इसने अवरोध क्यों नहीं पैदा किया। दूसरा सवाल कि अगर ये बाद में उत्पन्न हुआ ये मध्य महाद्वीपीय कटक, तो इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, सिर्फ यहीं क्यों हुई और कहीं क्यों नहीं हुई। तो इसका कारण बताने में भी वैगनर महोदय असमर्थ रहे। छठा, उनकी आलोचना की जाती है कि कार्बनिफेरस युग में महाद्वीप किस बल के द्वारा आपस में जुड़े हुए थे, यानी जो पेंजिया था वो पेंजिया बाद में तो विखंडित हो गया, लेकिन वो विखंडित तो हो गया ठीक है, लेकिन प्राचीन समय में तो वो एक जगह था, आपस में जुड़ा हुआ था। तो वो एक जगह जुड़ा हुआ क्यों था, कौन सा बल उसके लिए उत्तरदायी था, इसका कारण बताने में भी वैगनर महोदय असमर्थ रहे। तो इन आधारों पर वैगनर की आलोचना की जाती है। हालांकि कई आधारों पर आलोचना की गई है, लेकिन फिर भी वैगनर का जो सिद्धांत है वो वर्तमान में सर्वमान्य है और इससे बेहतर, इससे अच्छा सिद्धांत अब तक कोई नहीं आ पाया है। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत समझ आया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।